आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो आराम से हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिस भी मीडियम के आप हैं अपना उस मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन नोट कीजिएगा, समझिएगा, और यदि पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2009 से 24 तक। सबसे पहले जो भी फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए या जो आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको एक लाइन से दिया गया है, तो कोशिश कीजिएगा सारे को अपनी कॉपी में नोट करें और चलते चले, चाहे वो प्रकाश के बारे में हो, चाहे दर्पण सूत्र हो, या कह सकते हैं लेंस फॉर्मूला हो, कोई भी, ये सारे फॉर्मूले आपके काम के हैं। और ये जो अपना कहानी है इसको तो टेबल बना कर रखे, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे भी आपको ये टेबल दिखने वाला है। ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ा था इसके बारे में, हर एक रे डायग्राम को खींचे थे, तो इसको भी टेबल बना के रखना है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सब आपको दिया गया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 2024 के अंदर क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, ये अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है, ओके, और ये इसका प्रतिबिंब है। फाइनल इमेज कौन सा है? ये वाला। तो फाइनल जो इमेज बनता है वो कौन सा बनता है? आवर्धित होता है, मतलब बड़ा कह सकते हैं, मैग्नीफाइड, वर्चुअल मतलब आभासी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये अपना उल्टा भी है, ये अपना क्या था? सीधा था, ऐसे था बहादुर, और इसका प्रतिबिंब कैसे बना? कुछ उल्टा सा, ओके। तो कह सकते हैं सबसे पहली बात है वास्तविक मतलब रियल बनता है क्या? रियल तो नहीं बनता है, वो बनता है वर्चुअल, तो वर्चुअल बनता है, और इन्वर्टेड बनता है मतलब उल्टा बनता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक ए इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। तो इस वाले क्वेश्चन में जो पिछला वाला जो वीडियो आया था उसे बहुत सारे लोग का मतलब ऐसे लोग भी थे जो ये डाउट कर रहे थे कि सर आपने यहां लिखा है मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और यहां पे आप आंसर कुछ और बता रहे हैं। तो देखो यहां क्या कहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के पास होता है इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के पास होता है उसको बोलते हैं आई लेंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस के से जो अपना इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा बनेगा? तो वो इमेज कौन सा है? ये वाला है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण बनने वाला इमेज। फाइनल इमेज की बात करते तब ये बड़ा वाला चीटी होता, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण ये बना, तो ये अपना क्या? रियल इमेज है, क्योंकि लाइट रे आ रही है, एक्चुअली यहां मिल रहा है, तो ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो कहेंगे रियल इमेज, और लार्ज कह सकते हैं वर्चुअल लार्ज, वर्चुअल रियल होगा, और डिमिनिश्ड होगा, नहीं छोटा नहीं होने वाला, तो क्या हो जाएगा? रियल एंड लार्ज। तो पिछले बार वाले वीडियो में ये जो डाउट था इस डाउट को क्लियर कीजिए। 2024 में आपसे क्या पूछा है? फाइनल इमेज के बारे में, और 2018 में आपसे क्या पूछा है? इसके ऑब्जेक्टिव लेंस के इमेज के बारे में। तो दोनों में ये डिफरेंस है, तो 2018 में जो पूछा वही तो आपको 2024 से पूछा, क्या अंतर दिया? जो बंदा इसको पढ़ा होगा उस टाइम में ये दोनों चीज पे फोकस तो किया ही होगा ना, तो आप लोग भी फोकस किया कीजिए। चलिए तो दूसरा का क्या हो जाएगा? सी। तीसरा, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, मतलब मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है, रियल होता है। देख रहे हो ये सीधा पेड़ है, ये इसका इमेज जो बना कैसा बना? उल्टा बना। तो कह सकते हैं रियल इमेज बनता है और उल्टा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्ड का ए। फोर्थ, 2011 और 22 में पूछा सेम क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, क्या अंतर है? क्वेश्चन बैंक का तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है ना, तो रेटिना पे बनने वाला इमेज कह सकते हैं इमेज रियल बनता है, और सीधा नहीं बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्या रहा है? कॉन्वेक्स लेंस 2024, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन 24 का हम प्रीवियस के साथ मैच करवा के वीडियो बना रहे हैं, मतलब मैच करवा रहे हैं कि आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपको फोकस करना ही करना है, ओके। तो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है।
कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का कहां यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस ये कब पूछा? 2024 में। ओके, तो पांचवा का क्या हो जाएगा? बी। अब छठा 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या अंतर था इसमें? कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो कौन सा क्या हो जाएगा अपना? दूरदृष्टि दोष या फार साइटेडनेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। प्रीवियस ईयर है ना भाई, तो 6 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 7th में आते हैं। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, ऑलरेडी पता है। जैसे लाइट रे आया, जो अपने मॉलिक्यूल्स रहते हैं उससे टकराता है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाता है? बिखर जाता है, इसलिए आकाश कैसा होता है? नीला होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं 7 का क्या हो जाएगा? बी। और सेम क्वेश्चन कब पूछा है भैया? देखो, अच्छा ये नहीं पूछा है दोबारा, अच्छा 17 में ही पूछा है ना। कब पूछा है? 24 में और 17 में। ये भी तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा है? पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट आर P1 P2, द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस विल बी। ये दो लेंस का पावर P1 P2 है, तो ये दोनों कांटेक्ट में है, तो उनके इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस के लिए फोकस पावर क्या होगा? तो पावर क्या होता है? फॉर्मूला P1 प्लस P2। ये कब पूछा? 2024। ध्यान देते जाओगे। 2022 में पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज, क्या अंतर है? कुछ नहीं है। क्या होगा आंसर? तो ये जो भी टेबल दिख रहा है वो सारे के सारे टेबल्स जो है वो शुरुआत में जो हमने दिए है फॉर्मूले का लिस्ट, उसी में से है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 9 का क्या हो जाएगा? ए। 10th की बात करें, विच कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्म, इंद्रधनुष के निर्माण किस कारण से होता है? इंद्रधनुष का निर्माण में बहुत सारी चीजें चलती है। पहला होता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या TIR, और फिर से रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तब जब आप इसको डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर क्या होता है? डिस्पर्सन मतलब लाइट रे, वर्ण विक्षेपण, और कह सकते हैं TIR। तो सबसे इंपॉर्टेंट यदि बोला जाए तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी है। ओके, और डिस्पर्सन भी है। स्कैटरिंग तो होता नहीं है, डिफ्रैक्शन तो होता नहीं है। तो ये दोनों सवाल रह गया। तो अपवर्तन से ज्यादा वर्ण विक्षेपण मायने रखता है, तो कह सकते हैं, क्योंकि 7 कलर्स में बंटना चाहिए ना, तो डिस्पर्सन 7 कलर्स के लिए है। तो 10th का क्या हो जाएगा? डी। 11th क्या अंतर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। 17, 22, 24 सेम सेम, तो कौन सा हो जाएगा? डिस्पर्सन। 11 का सी। नेक्स्ट क्या है? लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय। लार्ज वर्चुअल इमेज कौन सा दिख रहा है? सबसे पहला है कॉनकेव मिरर। देखो, प्लेन मिरर की बात करें तो जैसा बंदर वैसा ही दिखने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कॉनकेव की यदि हम बात करते तो इमेज लार्ज दिखेगा, और कॉन्वेक्स की बात करें तो इमेज क्या होगा? छोटा दिखेगा। तो इसके लिए टेबल याद होगा, शुरुआत में ये वाला टेबल दिखाए थे। कॉनकेव मिरर के लिए ठीक है इनलार्ज होता है, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या होता है? डिमिनिश्ड होता है, मतलब छोटा ही बनने वाला है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे ही कहानी खत्म। ओके, तो अपना क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर 12 का क्या हो जाएगा? ए। और यदि लेंस के टर्म में बात करते तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है? पॉइंट साइज का बनता है, तो कॉनकेव लेंस तो ऐसे ही कट जाता है, प्लेन मिरर इक्वल होता है। तो ये वाला टेबल आपको क्या है? शुरुआत के जो स्लाइड्स है उसमें दिए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई 2024 की कहानी। आपका 399 में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का जो अपना कंटेंट है, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो देख सकते हैं। 399 बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, विथ न्यूमेरिकल्स, आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको मिलने वाले हर एक चैप्टर के अंदर। तो चाहे तो आप देख सकते हैं, यदि पसंद आए तो अच्छी बात है। ओके, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज ना द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। क्या करेगा? उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या। उभयोत्तल लेंस बोले तो ऐसा कुछ, बाइकॉन्वेक्स ही बोला है ना, बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए यदि हम बात करें तो इसका यहाँ ये जो रेडियस होगा इसको हम लोग R1 बोलते हैं इस साइड वाले को,
और ये जो रेडियस होगा इसको हम लोग बोलते हैं R2। लाइट किधर से आना है, इस साइड से आना है, तो R1 हमारा जो होगा पॉजिटिव और ये R2 क्या होगा, निगेटिव। इसको ध्यान रखिएगा, इस साइड जो होगा R1 पॉजिटिव और R2 क्या होगा अपना निगेटिव। तो चलिए सबसे बात करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्या है दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 को लिखते तो क्या लिखते, R1 पॉजिटिव लेना है मतलब प्लस 20 सेंटीमीटर। ओके, और R2 की बात करते हैं तो क्या रहना यहाँ पे, इच सरफेस, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो R2 क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में, रे के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब -20 सेंटीमीटर। ओके, तो पिछले वाले वीडियो में एक दो कमेंट ऐसा आया था सर माइनस क्यों लिए प्लस क्यों लिए, तो चूंकि ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड बनेगा और दूसरा वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो सेकंड सरफेस है, सेकंड, और ये फर्स्ट वाला सरफेस है, तो सेकंड वाले सरफेस का रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए R2 इस साइड होगा, R1 इस साइड होगा। तो इस साइड होगा उसको प्लस लेंगे, पीछे वाले डायरेक्शन में क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यही ना। चलिए, तो R1 R2 पता चल गया, और क्या दे के रखा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है मटेरियल का, मतलब म्यू इज इक्वल टू दे के रखा है 1.5। और पूछ क्या रहा है, लेंस की फोकस दूरी मतलब f इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इतने ने पूछा जा रहा है। तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। अपने को लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो म्यू की वैल्यू 1.5, तो 1.5 माइनस 1/r1, R1 कितना है 20, तो 20। ओके, R2 कितना है -20, तो प्लस अभी नहीं करते, एक लाइन और लिख लेते हैं। तो ये क्या लिख लेंगे इसको, -1/-20। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, तो इसको और लिखते तो क्या होता है, ये हमारा हो जाता है 0.5 इंटू, और ये अपना हो जाता है 1/20 प्लस 1/20, तो ये अपना हो जाता है 0.5 इंटू, इसको सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा 2/20 मतलब 1/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए तो इसको, ये किसके बराबर है 1/f के, तो f इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते हैं 10/0.5, इसको और लिखते तो क्या लिख सकते हैं 100/5। अब इसको काटोगे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो फोकस अपना कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या तो 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का C। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, क्योंकि यहां देखो मीटर लिखा हुआ है ना, तो मतलब क्या है, ये डिस्टेंस का या दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, न प्रकाश का न वर्ष का, ये किसका मात्रक होता है दूरी का। मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, कहां फ्री स्पेस में, वही डिस्टेंस क्या कहलाता है 1 लाइट ईयर। और कितना डिस्टेंस कवर करता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो 14 का क्या हो जाएगा A। चलिए 15 कह रहा है द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है फॉर्मूला देखिए, डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई, येलो कलर -1, मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड मतलब लाल कलर का, और वाई मतलब येलो कलर का। तो ये सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करे, इसमें सिर्फ एक ही बहादुर घूम रहा है, वो है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो कह सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल, अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, तो कह सकते हैं एंगल पे डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ये किस पे, इसके अंदर कहीं भी कुछ भी ए नहीं है, मतलब प्रिज्म कोण नहीं है, तो किस पे है, ये पूरा पूरा फॉर्मूला म्यू पे निर्भर कर रहा है, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा म्यू के ऊपर। तो चलिए 15 के बाद चलते हैं 16 पे। क्या रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ओके, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस,
और इसका फोकल लेंथ कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, ठीक है, f1 हम उसको मानते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे हम लोग +40 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दूसरा है कॉन्केव लेंस, ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, पढ़े हैं ऑलरेडी, पहले जो स्लाइड है उसमें भी एकदम क्लियरली लिख के दिए है। तो f2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ओके, अब जब दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं, ओके, कांटेक्ट में है, तो उसके लिए हमारा फोकस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1, क्योंकि दो ही है तो 1/f2, मतलब इसको 1/f1 कितना 40 प्लस 1/f2 मतलब -20। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/40 माइनस 1/20, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना ले लेते हैं 40, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 40, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 2, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1/40। तो ये क्या है 1/f इक्विवेलेंट बराबर कितना है -1/40। ओके, तो f इक्विवेलेंट मतलब f इक्विवेलेंट लिखते तो यहां से क्या लिखते, वो हो जाता f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में देके रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, पावर। पावर अपने को पता होता है, पावर इक्वल्स टू होता है किस, क्या चीज 1/f। यदि f को मीटर में रखोगे तो, और नहीं तो 100/f। f किस में, सेंटीमीटर में, तो यहां अपने पास किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम रख देते हैं 100/-40। ये से ये कट गया, क्या बच गया 2.5 माइनस 2.5 डायोप्टर, तो -2.5 डायोप्टर 16 का क्या हो जाएगा आंसर, बी होगा ना, -2.5 तो थोड़ा सा, तो 16 का क्या हो गया अपना बी। चलिए 17, द स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी होगी, गोलीय दर्पण को पानी में डुबाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो कह सकते हैं रिमेन सेम। तो 17 का क्या हो जाएगा सी। 18 की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। तो कोएफिशिएंट पूछा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मतलब क्या है, बहादुर जाएगा जिस मीडियम से उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर क्या होता है कि जिस मीडियम में जाता है उसी मीडियम में वापस आ जाता है, तो वहां पे जो कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि कहीं और तो गया नहीं, दूसरे मीडियम में गया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो अपना होता है वो कितना होता है 1 के इक्वल। तो 18 का क्या हो जाएगा बी। 19, द फाइनल इमेज फाउंड बाय अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए अपना कुछ ऐसा इमेज होता है, फाइनल इमेज कैसा, इस साइड ऑब्जेक्ट है और ये अपना इसका फाइनल इमेज बनता है। तो फाइनल इमेज कैसा दिख रहा है, एक तो सीधा दिख रहा है और दूसरा अपना क्या दिख रहा है, यहाँ लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, मतलब क्या होगा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कह सकते हैं वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल इरेक्ट कंपेयर टू दी, वस्तु की अपेक्षा सीधा, रियल एंड इरेक्ट, रियल तो बनना नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 19 का बी, वर्चुअल बनेगा। ओके, काल्पनिक, और इरेक्ट वस्तु की अपेक्षा सीधा बनने वाला है, इरेक्ट कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। देख रहे हो इमेज, यहां कहीं दूर से लाइट आ रहा है, फर्स्ट इमेज जो बनता वो क्या उल्टा, दूसरा इमेज बनता वो सीधा, और फाइनल जो इमेज बनता वो भी क्या बनता, क्या बनता सीधा। तो कह सकते हैं सिंपल सा सीधा बनेगा और दूसरा क्या हो काल्पनिक बनने वाला है। तो 19 का क्या हो गया बी, ये नहीं होगा। ओके, तो 19 के बाद आ जाते हैं किस पे 20 पे। चलिए 20 में क्या रहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी
क्या हो जाएगा मीडियम में वेलोसिटी? स्वाभाविक सी बात है, इसको यदि आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी बना सकते हो। यदि क्या कह रहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी, किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको पता है वैक्यूम से यदि कोई लाइट रे, ठीक है, टू वैक्यूम देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो वैक्यूम में हमारा क्या होगा, लाइट हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो मीडियम में हमेशा क्या होगा, कम होने वाला है। तो इसको बिना सॉल्व किए भी क्या कह सकते थे, इसका अंदर आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ से लेस होना चाहिए। तो लेस इस चारों में कौन है, ये है, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते थे, नहीं तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c इक्वल्स टू म्यू बराबर क्या होता है, c/v। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू साइन, और एंगल कितना दिया है क्रिटिकल एंगल की 30 डिग्री, तो c कितना होता है 3 × 10⁸ इंटू, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये अपना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी था। चलिए आगे चलते हैं, 20 का क्या हो जाएगा b, 21 μ21 बराबर है, देखो इस तरीके से जो पहले लिखा हुआ है, जो सामने लिखा हुआ है उसको ऊपर रखना है, बाकी जो कहीं भी रहे, तीनों में से कहीं भी जगह रहे उसको नीचे लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, μ2/μ1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1, तो 21 का क्या हो जाएगा a। क्या रहा है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, मैग्निफिकेशन पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है, f0 माइनस f0/fe माइनस f0/fe, तो ये हो जाएगा 22 का b। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर, फोकल लेंथ कितने डायोप्टर के लिए, फोकल लेंथ पूछ रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। हम लोग को पता है P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, ओके, f किस में, मीटर में, ओके, तो f इन मीटर बराबर क्या होता है 1/p, मतलब इसको हम लोग लिखते 1p कितना देके रखा है 4, तो ये हो जाता 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर, तो 23 का आंसर क्या हो जाता है a। मतलब सिंपल सा p इक्वल्स टू 1/f फार्मूला जानते हैं, उसको यूज कर लेना है। तो 23 का a। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, निम्नलिखित से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। डिस्पर्सिव पावर के लिए सारा फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू भी इससे पहले भी एक बार यूज किया डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का a। नेक्स्ट 25, if the focal length of a glass mu equals to 3/2 in air is fa and in water 4/3 is fw, then आपको फोकल लेंथ वाटर और किसमें, एयर के रिस्पेक्ट में बताना है। तो चलिए जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं। म्यू कौन का दिया है, ग्लास का इन एयर, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया है 3/2, और इन वाटर मतलब म्यू किसका दिया है, ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में कितना दिया है 4/3, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो म्यू वाटर के लिए हम लोग म्यू जी बाई वाटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ओके। तो यहां से हमको म्यू वाटर निकालना पड़ेगा, तो म्यू वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एयर के रिस्पेक्ट के लिए म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू जी वाटर, ओके। तो म्यू वाटर एयर के रिस्पेक्ट में क्या, म्यू जी कितना है 3/2, 3/2, और अपना म्यू जी वाटर कितना है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/8, ये निकल गया। अब हमको क्या करना है, फोकस दूरी का फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता ही है, उसको लगाएंगे और काम करेंगे। तो यदि हम किसके लिए, एयर के रिस्पेक्ट में, तो यदि हम बात करते हैं फोकस किसके लिए,
यदि हम बात कर लेते किसके लिए, वाटर के लिए, तो क्या लिखते हैं, म्यू ऑफ वाटर माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ओके, ये वाटर के लिए हो गया। और एयर के लिए बात करते तो क्या हो जाता, एयर के लिए बात करते तो लिखते हैं म्यू ऑफ, ग्लास के ही चलेगा ना एयर के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इतना लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो अपने को पता था म्यू ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 था, ओके, और म्यू ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में कितना था, इन वाटर 4/3। यहां से हमने सबसे पहले निकाल लिया म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो यहां पे अपना हो जाएगा 1 बाई म्यू जी माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब दोनों को डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये से ये साफ, यहां से क्या बचेगा, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू म्यू वाटर माइनस 1 बाई म्यू जी माइनस 1। तो म्यू वाटर कितना दिया है, म्यू ऑफ वाटर आपको दिया है, म्यू ऑफ वाटर निकाले हैं 9/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्लास के लिए 3/2 माइनस 1। ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 8 बराबर 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2/8, ये कट गया 4, मतलब 1/4, यही होगा। ओके, तो यहां से एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ वाटर इज इक्वल कितना है, 1/4। तो यहां से हम लोग लिखते एफ ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ ऑफ ए, 4 इंटू एफ ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जाता अपना, डी। इजी था, आपको सिर्फ वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में निकालना था, ओके, और उसको सॉल्व कर लेना था। आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 का डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, एमडी इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी बाई एफ, तो कौन सा हो जाएगा, ओके, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी। 27 अभी जस्ट इसी को यूज किए थे, याद होगा। तो कह रहा है म्यू जी इतना, म्यू डब्ल्यू इतना, तो म्यू जी डब्ल्यू क्या होगा, आसान है, तो म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, याद होगा उसको लिखने का तरीका क्या है, पहले म्यू जी लिखेंगे और उसके बाद म्यू डब्ल्यू। म्यू जी की वैल्यू कितनी दी गई, 3/2 और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, मतलब 9/8। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। एजी, मतलब ये तो बोले जाए सबसे आसान क्वेश्चन था। 27 का क्या हो जाएगा, सी। 28 क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, कांच के लिए क्रांतिक कोण, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, लगभग 42 डिग्री। तो कह सकते हैं 42 डिग्री। इजी, याद, इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू याद कर लीजिए। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी। 29 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस डेल मिनिमम, मतलब न्यूनतम विक्षेपन, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, जहां पे ए हमारा होता है प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। तो अपना क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस, ये अपना आंसर हो जाएगा सी। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी। 30 क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड। क्रिटिकल एंगल किसके लिए, डायमंड के लिए कितना होता है, अप्रॉक्स 24 डिग्री। तो यही है 24.41, याद रखिए टेबल को। तो 30 का क्या हो जाएगा, डी। 31 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आईज इज। सामान्य आंखें के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको शुरुआत का जो फॉर्मूला है ना उसमें भी लिखा गया हुआ। तो 31 का क्या हो जाएगा, डी। 32 द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। जस्ट याद होगा, लाइट ईयर वाला एक और क्वेश्चन था, किसका, वहां पर ही बताए थे, किसका होता है, डिस्टेंस का, दूरी का। तो कह सकते हैं
डिस्टेंस। तो 32 का क्या हो जाएगा ए 33। पावर ऑफ पैरेलल स्लाइड ग्लास स्लैब, पैरेलल स्लाइड ग्लास स्लैब। तो पैरेलल स्लाइड ग्लास स्लैब की बात करें तो ग्लास स्लैब जो अपना होगा वो क्या होता है कि आपका उसका फोकस लेंथ, फोकस क्या होता है इनफाइनाइट होता है। ओके, तो पावर क्या हो जाएगा 0। तो फोकस क्या होता है इनफाइनाइट, तो कह सकते हैं पावर क्या हो जाएगा 33 का बी। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर या येलो कलर। औसत रंग या पीले रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। यहां जो फॉर्मूला में म्यू वाई जो होता है इसी को औसत रंग का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको म्यू वी और म्यू आर गिवन है और म्यू वाई नहीं गिवन है तो इसको मीन कलर कहते हैं। मतलब मीन निकाल लेंगे किसका, स्ट्रीम में जो अंतिम में कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं, अपना वायलेट होता है, रेड होता है, इन दोनों का मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। ये किसके लिए हो जाएगा, म्यू कौन सा मीन कलर, येलो को मीन कलर बोलते हैं, तो म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी याद रखना है माध्य रंग किसे बोला जाता है या औसत रंग किसको बोलते हैं, येलो को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब अब देखोगे तो ये सेंटर पर नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसके तरंग दैर्घ्य की वैल्यू से औसत निकाला जाता है तो पीले वाले पे आता है, अपना येलो कलर के ऊपर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का ए। चलिए 35 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वेलोसिटी इन ग्लास। इसमें क्या दिक्कत है, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई वी, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी बाई म्यू। सी कितना, सी को कुछ करना नहीं है, सी का और म्यू की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2c/3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2c/3, तो 35 का बी। चलिए 36 एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तो याद ही रखना है, एंगुलर डिस्पर्सन म्यू वी एंगुलर डिस्पर्सन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और होता क्या है, जो एक्सट्रीम कलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे रेड और वायलेट, उन दोनों के बीच का एंगल। तो मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला, यही अपना क्या है एक्सट्रीम, मतलब रेड और वायलेट के बीच का एंगल, यही क्या कहलाता है एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय विक्षेपण। याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 का ए। क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म एंड इमेज, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी, सीधा और बड़ा। तो आभासी और लिखना था, और सीधा काल्पनिक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक ही होता है, और वास्तविक तो नहीं होगा, मतलब इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, और उल्टा नहीं बनता, ये क्या बनता है सीधा बनता है। 37 का क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहता है लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन अथवा दूरदर्शक की लंबाई होती है, क्या होती है, एफ के टर्म में दोनों दिया तो क्या होता है एफ नॉट प्लस एफ ई, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ का सम। तो एफ नॉट प्लस एफ ई, तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर डी। मतलब ये सारी की सारी चीजें ना आपको शुरुआत में जो फॉर्मूले का लिस्ट है उसमें है। तो नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन इज अबाउट, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है। तो 39 का क्या हो जाएगा बी। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की यदि हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो देख रहे हो वो क्या है बड़े साइज का होता है, और जबकि आई लेंस जो हमारा होता है वो छोटे साइज का होता है। यहाँ पे लिखे हैं भी है ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है और आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है कम होता है। तो एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, तो ये हो जाएगा अपना 40 का बी। हो जाएगा ना। तो 41 क्या है विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है माइनस एल अपॉन एफ नॉट, माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का ए। और तो कुछ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश का वेग महत्तम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन किस में होता है, सबको पता है वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है,
ये तो यूनिवर्सल है, तो 42 का क्या हो जाएगा डी। 43 ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। देखो ये अपना फॉर्मूला होता है माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो माइनस सिर्फ ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, लेकिन एल की वैल्यू यदि मॉड लेके चलते तो वहां माइनस साइन हटा लेते, तो वहां पे एल की यदि वैल्यू बढ़ाओगे तो एल क्या है, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल बढ़ेगा तो एम की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे, इंक्रीजेज 43 का क्या हो जाएगा बी। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स पावर, फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1 बाई एफ इन सेंटीमीटर, सॉरी 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर, क्योंकि आपको दिया किसमें है 20 सेंटीमीटर, मतलब 100 अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर, तो 5 डायोप्टर 44 का ए। 45 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है, अपवर्तनांक कितना होता है हीरे का 2.42, तो 2.42। ये टेबल अभी तक हमको लगता है कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, तो इस टेबल को याद ही कर लो, कुछ तो याद करने का। तो 45 का क्या हो जाएगा सी। 46 द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टा दोष, निकट दृष्टा दोष, तो इसके लिए किस निकट दृष्टि दोष के लिए हम वो किसको यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस किधर भी है कॉनकेव लेंस, तो 46 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 47 when the tube length of microscope is increased its magnifying power, अभी जस्ट यही क्वेश्चन था ना, बढ़ती है, दोबारा से आ गया, कहां गया भाई, अच्छा ये यहां पे था आपको यौगिक सूक्ष्मदर्शी, और यहां क्या कह रहा है माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप ये क्लियर नहीं लिखा है, तो चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके चलते हैं, यहां पे भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, 47 का क्या हो जाएगा ए, जैसे पिछले वाले में इंक्रीज किया था ना, कहां गया भैया इंक्रीजेस, ये 2020 का था, ये हो सकता है 2016 में पूछा गया होगा, ओके, तो ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि लेंथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीफाइंग पावर के, तो सिंपल सा कह सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल बढ़ेगा तो एम की वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तो 47 का ए। 48 डेविएशन ऑफ ए तीन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, हमको पता है क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और यहां पे अपवर्तनांक बोला है n, तो मतलब इसको लिखते हैं n माइनस 1 इंटू ए, तो n माइनस 1 इंटू ए कौन सा है, ये वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का बी। चलिए 49 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें किसका सबसे मैक्सिमम है, तो यदि टेबल को याद रखोगे तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी होती है 2.42, किसका टू का, तो डायमंड का, और बाकी सबका क्या है वाटर का 1.33, आइस का 1.31, ग्लास का 1.52, तो वाटर का हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 49 का क्या हो जाएगा डी। 50 सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, बेलनाकार लेंस व्यवहार किया जाता है अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म के अंदर, तो एस्टिग्मेटिज्म इसको हिंदी में भी लिख दिया वही चीज, यदि हिंदी में बात करें तो इसको अबिंदुकता कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हिंदी मीडियम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर इन अच्छा चलो इन ज्यादा लगता है, इन वाटर देन इट विल बिहेव एज अ, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। देखो जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है ओके, वो क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट से वो क्या करता है एक पॉइंट पर लेके चला आता है, तो जो ही आप इसको डालोगे तो देखो यदि वो एयर में रहता तो भी ये कन्वर्जिंग रहता, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो 1 होता है, और इसका कुछ देके रखा है ना कितना
1.5। तो मतलब क्या है कि ये जब डेंसर मीडियम से लेसर मीडियम में जाएगा, कह सकते हैं डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव किया। अभी भी क्या है कि म्यू की वैल्यू 1.33 ही है, मतलब 1.5 से क्या है, कम ही है। तो अभी भी ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट लेंस ही होगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। हाँ, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती तो उस समय कहानी अलग हो जाती, तो उस समय अपना क्या हो जाता है, ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता। लेकिन जब तक इस लेंस के बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से कम है, तब तक वो कन्वर्जेंट लेंस की तरह ही बिहेव करने वाला है। तो कन्वर्जिंग लेंस या कह सकते हैं सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, याद रखें कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अपने बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्केव लेंस को। ओके, तो चलिए 51 की कहानी। A52 ए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज विथ पावर इतना एंड इतना, मतलब दो लेंस जिनकी क्षमताएं इतनी इतनी है को संयुक्त करने पर संयोजन के तुल्य फोकस दूरी होगी। फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पावर देके रखा है, पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा P1 प्लस P2, दो है तो P1 प्लस P2, तो P1 की वैल्यू है -15 और P2 की वैल्यू है +5, ये हो गया -10 डायोप्टर, तो -10 डायोप्टर। अच्छा, फोकल लेंथ पूछ रहा है ना, तो P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। ओके, चलो यहाँ सारा आंसर किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो अपन लोग सेंटीमीटर की कहानी करेंगे तो क्या लिखेंगे 100/f इन सेंटीमीटर, और ये अपना मीटर, तो P F इन सेंटीमीटर बराबर क्या लिखते हैं 100/P, तो 100 का 100 और P की वैल्यू कितनी दी गई है, P इक्विवेलेंट कितना हमने निकाला -10 डायोप्टर, -10, ये से ये कट गया, क्या मिला -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि हमने 100 यूज कर लिया है। ओके, तो -10 सेंटीमीटर, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा A। चलिए आगे कहानी करते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज मिनट। ओके, याद रखिएगा, इसमें भी कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, सेंटर ऑफ एग्जाम 2023 इसका जो वीडियो बनाए थे उसमें डाउट हुआ था। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है मिनट में 1 मिनट, और डिग्री में होता है 1/60 डिग्री, ये याद रखना है। तो मिनट में पूछा है तो 1 मिनट, ये डिग्री में पूछता तो 1/60 डिग्री रखते, ठीक है। ओके, 53 के बाद चलते हैं 54 पर। क्या कह रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। ओके, देन इट्स फोकल लेंस विल बी। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो क्या दिक्कत है, अपने को पता है 1/f, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू क्या होता है μ2/μ1। यहां जो म्यू लिखा हुआ रहता है इसका मतलब होता है μ2/μ1 -1 1/r1 - 1/r2। ओके, क्या कह रहा है कि किसमें डुबाया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब μ1 भी वही है और μ2 भी सेम, मतलब μ1 बराबर किसको कह सकते हैं, μ2 बराबर म्यू हुआ, μ1 बराबर भी म्यू, -1 × 1/r1 - 1/r2। अब यहां μ/μ मतलब 1 - 1, अब 1 - 1 बराबर क्या 0, तो 1/f इक्वल्स टू 0, इसलिए f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/0, मतलब इनफाइनाइट। ओके, तो क्या कह सकते हैं, बिकम इनफाइनाइट, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा B, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 को जा रहा है, तो उस केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा है। तो याद होगा कहानी में कभी पढ़े थे, ये नॉर्मल अपना है, लाइट रे आया, ओके, ये जो एंगल होता है, और यदि लाइट रे चलने के बाद कुछ ऐसा चला गया, मतलब ऐसे आया, ओके, और 90 डिग्री पे चला जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, या इसको कह सकते हैं I = C = यहां दे के रखा है थीटा। ओके, इतना दे के रखा है, तो R की जो वैल्यू होती है इस केस में, R की वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की कहानी ही यही है, 90 डिग्री।
तो हम लोग लगाते हैं सबसे पहले, क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, मतलब मान लो ये मीडियम अपना इधर से आ रहा है लाइट, ठीक है, तो ये अपना मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते तो क्या लिखते हैं, μ1, और इसका लिखते तो μ2, और इसमें क्या रहा है, वेलोसिटी कितनी है, v है, मतलब कह सकते हैं v1 इज इक्वल्स टू v दे के रखा है, तो v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूछ रहा है, यही पूछा था, स्पीड इन मीडियम 2 इज। तो चलिए हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद होगा μ1 sin i इज इक्वल्स टू होता है μ2 sin r, स्नेल्स लॉ यही कहता है ना। तो μ1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, चलो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू साइन r बाई साइन i। अब μ1 साइन r की वैल्यू कितनी है, i ये है, r 90 होता है तो साइन 90, ओके, उसके बाद साइन i की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा, तो साइन थीटा, ओके बात है। μ1 बाई μ2 इक्वल्स टू क्या आया, μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया साइन 91 बाई साइन थीटा, और अपने को पता है μ1 इक्वल्स टू, यदि μ बराबर क्या होता है c बाई v, तो μ1 लिखते तो क्या लिखते, c बाई v1 डिवाइडेड बाई μ2 लिखते तो क्या लिखते, c बाई v2, इसको और लिखते तो क्या लिखते, v2 बाई v1 लिख सकते थे। तो यहां से अपने को क्या मिला, v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, v2 बाई v1 इक्वल्स टू अपने को मिल गया 1 बाई साइन c, 1 बाई मतलब 1 बाई साइन थीटा, तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 बाई साइन थीटा, तो v1 बाई साइन थीटा मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं v बाई साइन थीटा, तो v बाई साइन थीटा कौन सा है, b, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, b। 55 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, b। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या ना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन, किसी प्रकाशीय तंतु पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। प्रकाशीय तंतु के बारे में पता ही है, TIR की कहानी चलती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या दिए थे, इसका तो लिखे ही है ना, तो 56 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 57 पे चलते हैं, क्या रहा है, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू 1 इंच, मतलब कह सकते हैं -1 इंच, या सिंपल सा -1 डैश लगा दो, डबल डैश सॉरी, तो अपना इंच को दिखाएगा, ओके। इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज 5 टाइम्स मैग्निफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है, जो इमेज अपना बन रहा है वो कितना है, 5 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के, तो आई बाई अब पाई ओ इज इक्वल्स टू कितना 5, तो मैग्निफिकेशन कितना मिल गया 5, ओके। इफ इट्स फोकल लेंथ शुड बी, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब f इक्वल्स टू पूछ रहा है आपको क्या होने वाला है, ओके। आपको u पता है, तो आपको पता है m इक्वल्स टू v बाई यू, तो अपने को यहां से v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, m इंटू यू, और m की वैल्यू कितनी है 5, और u की वैल्यू कितनी है इंटू -1, तो ये v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि इमेज आपका कहाँ बनता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बनता है, इसलिए अपना ओके। तो ये हो गया v इक्वल्स टू -5 इंच, ओके। अपने को क्या चाहिए, लेंस की बात हो रही है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई वी की वैल्यू -5 माइनस 1 बाई यू कितना है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 बाई 5 प्लस 1, ये अपना कितना हो जाएगा -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 4 बाई 5, तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू कितना आ गया 4 बाई 5,
तो यहां से f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/4, तो ये हो गया कितना 1.25 इंच में है, तो डबल डंडी मार देते हैं, तो 1.25 इंच, ठीक है। तो 1.25 इंच कौन सा है, ये वाला है। तो थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला को याद रखिए, तो 57 का क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्या रहा है, द रिमूवल हाइपरमेट्रोपिया लेंस इज यूज। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ सोचना ही है, टेबल याद रखना है, 58 का क्या हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन टेक्स प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। एक प्रिज्म पर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा है, मतलब एक वर्णी प्रकाश, मतलब एक वर्णी का मतलब एक ही रंग का प्रकाश, ठीक है। तो इनमें से कौन सी घटना होगी, यदि व्हाइट लाइट आता, श्वेत प्रकाश आता, तो क्या होता, 7 रंगों में बट जाता, यही होता ना। लेकिन एक वर्णी आएगा तो क्या आएगा, चुपचाप आएगा, अपने रास्ते को बदलेगा और चुपचाप निकल जाएगा। यहां पे जो आने वाला है वो सिर्फ आने वाला है डेविएशन, मतलब डेल आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, डेविएशन, इसमें सिर्फ क्या आएगा, विचलन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या रहा है, देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड इन ए लेबोरेटरी, मतलब लाइब्रेरी में, प्रयोगशाला में कोई ऐसा मटेरियल बनाया गया विच हैज ए निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक क्या है, ऋणात्मक है, मतलब म्यू की वैल्यू क्या है इसके लिए, निगेटिव है। ओके, A ray from air into such a medium to shall follow a path given, इसमें से कौन से पाथ को फॉलो करेगा। ओके, तो यदि हम इसकी बात करते, इस चारों की, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अपने को क्या पता है, स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या पता है, μ1 पहला मीडियम के लिए μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। तो यहां से हम यदि हम μ2/μ1 लिखते तो क्या लिखते, μ2/μ1 इक्वल्स टू sin I/sin R। और अपने को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है μ2/μ1 की, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पता है। ओके, लेकिन यहां क्या कह रहा है, जो sin I/sin R की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, I या R, ठीक है, दोनों में से कोई तो निगेटिव होना चाहिए। अब I तो निगेटिव हो नहीं सकता, ये क्या है, पॉजिटिव। अब नॉर्मली यदि इस साइड के डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की हम बात करते तो क्या कहते, ये पॉजिटिव है। यदि इसके उल्टे डायरेक्शन की बात करते तो इसको क्या बोलते, निगेटिव बोलते। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये इसी में ना उल्टा जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव है। मतलब ये है कि I तो निगेटिव हो नहीं सकता, होगा तो होगा कौन, R। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, यदि हम इसके आंसर की बात करते तो आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन ए। तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, निगेटिव यही तो है। ये सीधा चला गया, ये तो TIR की कहानी हो गई, और इसके अंदर निगेटिव है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव है, एक ही में तो निगेटिव है। तो चलिए 60 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर पे है, मतलब आपको दे के रखा है u बराबर -10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, निगेटिव होता है, और वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। ओके, देन तो ये कहानी को यदि हम पिक्चर में लेते हैं तो देखो R कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे के रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है फोकस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 7.5, और ऑब्जेक्ट जो है कितने पे है, 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकस और कहां पाया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। स्वाभाविक सी बात है, इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। तो जब भी पीछे बनेगा तो क्या होगा, मैग्नीफाइड बनेगा, रियल बनेगा, और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो कह सकते हैं मैग्नीफाइड, रियल और इन्वर्टेड। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑलरेडी ये वाला रे डायग्राम या जाके आप टेबल जो दिए थे उसमें भी जाके देखोगे, तो आपको जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा तो आपको इमेज बनने वाला है मैग्नीफाइड, पूरा डिटेल वहां लिखा हुआ है। तो के, तो नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है, ग्लास से एयर में जाएगा,
एयर इज मिनिमम फॉर, सबसे कम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसकी होगी? सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आता है? सबसे ज्यादा डेविएशन आता है वायलेट के अंदर आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ इमरजेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ेगा। किसके लिए? वायलेट के लिए। तो सबसे कम वैल्यू क्रिटिकल एंगल की किसकी हो जाएगी? किसकी होगी? स्वाभाविक है वायलेट की होगी, वायलेट की होगी। और सबसे कम और सबसे ज्यादा यदि पूछता तो किसकी होती? रेड की होती। तो 62 का क्या हो जाएगा? डी। 63 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऑलरेडी से पहले भी एक क्वेश्चन था। तो म्यू -1 इंटू ए, तो 63 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 के लिए इसका फोकस कितना दिया है? f1 इक्वल्स टू दे के रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है? इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब दूसरा ले लिया, मान लो μ2 कितना लिया है? 1.5। तो इसमें कह रहा है फोकस क्या होगा? ये 1 और ये 2। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल सा। f1/f1 की बात करते हैं तो वो क्या होता है? μ2/μ1 एयर के रिस्पेक्ट में है, तो सिंपल सा हम μ1 लिख लेते हैं। μ1 -1 1/r1 -1/r2। ओके, और 2 वाले के लिए बात करते हैं तो 1/f2। अब यहां पे ये जो μ2 है, ठीक है, वो मीडियम का है और लेंस का भी क्या है? μ1। तो इस जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा μ2/μ1। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में था तो μ2/μ1 का फंडा लगाते तो μ2 यहाँ पे μ1 के बराबर हो जाता और μ1 1 हो जाता, इसलिए μ1 यहाँ लिखते हैं -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो अब इसकी यदि हम बात करें तो ये 1/f2 μ1 μ2 किसके बराबर है? सेम सेम है, तो ये अपना क्या हो जाता? 1 -1, क्योंकि μ1 और μ2 क्या है? सेम सेम है। तो 1 -1 1/r1 -1/r2। तो यहां से क्या हो जाता? 1/f2 इज इक्वल्स टू 0। तो स्वाभाविक है, तो f2 इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते? 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इसकी तो जरूरत पड़ी ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? इनफाइनाइट। एकदम इजी सा था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। तो 64 का क्या हो गया? 64 का हो गया अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं कॉज ऑफ मिर्ग इज, मिर्ग मारिच का कारण क्या होता है? यहाँ पे दो चीजें होती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से, जैसे ऊपर वाला कोल्ड एयर है, नीचे वाला हॉट एयर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। और चूंकि वापस ये घूम के अपने ही मीडियम में चली जाती है, पहले वाली मीडियम में, इसलिए ये क्या कहता है? TIR की कहानी चलेगा, तो इसमें कह सकते हैं अब रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR की कहानी भी चलती है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं 66 की। क्या कह रहा है? ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर स्काई का किसके कारण रहता है? तो भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, प्रकीर्णन के कारण होता है। अब प्रकीर्णन के कारण और भी कुछ घटनाएं घटती है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे स्काई का ब्लू कलर होना, सनराइज और सनसेट, देखते हो सुबह और शाम के टाइम में क्या होता है? लाल लाल सूरज दिखता है, वो भी अपना किसके कारण है? स्कैटरिंग के कारण। या डेंजर साइन जो होता है अपना किसके कारण होता है? डेंजर साइन को रेड कलर से ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। उसी तरीके से सनराइज और सनसेट के टाइम में रेडिश लाल क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। और स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, ओके, किसके? रेड के रिस्पेक्ट पे। और दूसरा चीज होता है वो आंखों को ज्यादा अच्छे से दिख जाता है, इसके वजह से हमारा क्या होता है? स्काई जो होता है ब्लू दिखाई देता है। तो सिंपल सा कह सकते हैं स्कैटरिंग 66 का ए। 67 शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज्ड फॉर क्लियर विजन, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष स्पष्ट देखने के लिए किसका यूज करता है? कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, रे ऑफ लाइट, यदि लाइट रे ग्लास स्लैब में इंटर करेगा तो क्या होगा? ये वाला याद होगा, पहले आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा। तो यदि हम बात करें μ2/μ1
μ1 इज इक्वल्स टू होता है वेवलेंथ 1 बाई वेवलेंथ 2, मतलब कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना डेंसर मीडियम में जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करते जाएगी, वेलोसिटी की भी वैल्यू डिक्रीज करते जाती है। यदि रेयर मीडियम से कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है और उसका कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज करता है। जो नहीं चेंज करता वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ओके, तो प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है उसका तरंग दैर्घ्य, तो ग्लास स्लैब में प्रवेश चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो ग्लास क्या होता है, एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, तो वहां पे डेंसर मीडियम है तो स्वाभाविक सी बात है वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 68 का क्या हो जाएगा, ए। 69 द इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल तो बनता नहीं है, वर्चुअल बनता है, ये कहानी रियल की खत्म, ये कहानी खत्म। इन्वर्टेड बनता है डायरेक्ट, तो इन्वर्टेड बनता है, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो कह सकते हैं 69 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्या रहता है, अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ब्लैकेंड, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, किसी उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग काला कर देने पे इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब तो जो साइज का बनना उसी साइज का बनेगा, लेकिन चूंकि लाइट कम पास करेगी, क्योंकि आधा लेंस क्या है, काला है, तो लाइट कम पास करेगी तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब वो उतने क्लियरिटी के साथ नहीं दिखेगा। तो कह सकते हैं बिकम लेस इंटेंसिटी, कम तीव्रता वाला दिखेगा ये। तो 70 का क्या हो जाएगा, सी। 71 व्हेन कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज इन वाटर इट्स वर्क एज, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पे क्या होगा। देखो अवतल लेंस का क्या काम होता है, ये हमारा होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, यदि आप बाहर को इसको क्या करोगे, वाटर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ऐसे डाइवर्ज हो रहा था अब ये इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो कह सकते हैं लेस कन्वर्जिंग, मोर कन्वर्जिंग, लेस डाइवर्जिंग, तो क्या हो जाएगा, लेस डाइवर्जिंग। 71 का क्या हो जाएगा, सी। समझ रहे हैं ना क्यों लेस डाइवर्जिंग होगा। अरे यदि पूरे पिक्चर को यदि आप बनाते हो, ठीक है, ऐसा यदि लेके चलते हैं, लाइट रे यहां से आया, इसके ऊपर यदि आप नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल यदि खींचा जाएगा तो कुछ ऐसा खींचा जाएगा। ओके, तो लाइट रे क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होता है, तो लाइट रे अब ऐसे जाएगा यहां से, और जब यहाँ पे नॉर्मल आप खींचोगे तो ये डेंसर से कहां जाएगा, रेयर, तो स्वाभाविक है डेंसर से रेयर में जाता है। ओके, तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, तो ये कहानी क्या हो जाएगा, ऐसा। अब इस केस में जब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेयर वाला है उसको बढ़ा के किसके पास लेके चले गए हैं, डेंसर के पास, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए अब ये इतना ना घूम के क्या होगा, थोड़ा कम घूमेगा, मतलब लेस डाइवर्जिंग रहेगा, तो कह सकते हैं कम अपसारी होगा। तो 71 का क्या हो जाएगा, सी। 72 विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जस्ट बताए थे वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यदि इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ की वैल्यू को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, तो क्या होगी 72 का आंसर बी। क्योंकि यहां भी देख रहे हो ना, μ2 by μ1 इक्वल्स टू v1 by v2 और λ1 by λ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट इनवर्स होता है किसके, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी और किसके, वेवलेंथ के भी। तो 72 के बाद आते हैं 73, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज formed by converging lengths of focal length f will be, the minimum distance between an object and real image formed by, तो मिनिमम डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो वो जो अपना होता है, ओके, वो हमेशा क्या रहता है जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f के बराबर होता है। मतलब यदि मिनिमम की हम बात करते हैं तो मिनिमम मतलब क्या, d इक्वल्स टू 4f। जब इसके डेरिवेशन को आप करोगे, ठीक है, डेरिवेशन के थ्रू ये आएगा कि x की वैल्यू मिनिमम के केस में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f के। ओके, तो ये मिनिमम की बात करें तो किसके बराबर होना चाहिए, 4f के बराबर होना चाहिए, तो याद रखेंगे इक्वल्स टू 4f।
फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या रहा है, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक द्विउत्तलीय लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा जाए। वस्तु को कहाँ रखा जाए, टेबल याद है, वस्तु को जब आप फोकस और लेंस के बीच में रखोगे तो वही जाके वो क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कह सकते हैं फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो कह सकते हैं लेंस और फोकस के बीच, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसलिए कहते हैं वह टेबल को ध्यान में रखो। जो टेबल है ना, शुरुआत में दिए थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ का रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सारा कुछ वहां है, तो उसको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी 10th में पढ़े हैं आप लोग। तो 74 के बाद आते हैं 75 के ऊपर। When two converging lengths of same focal length, okay, are placed in contact, then the focal length of the combination, तो ये तो बहुत अच्छा है। F equivalent इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों का फोकल लेंथ f है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/f। तो F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f/2। इससे आसान क्या होगा, f/, इससे आसान कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो 75 का क्या हो जाएगा, C। 76, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ 4 मटेरियल एज शोन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। देखो इसको ध्यान में रखना है, यदि मटेरियल अलग अलग हो पूरे लेंस के लिए, ठीक है, 1 2 यहां से लेके यहां तक 3 4 5, तो यदि इस तरीके से रखा जाएगा तो क्या होगा, आया इसका कुछ और ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसके वजह से क्या होगा, इसमें जो विचलन होगा उसका मान अलग होगा, इसके वजह से ये अलग प्रतिबिंब बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो चूंकि 5 मटेरियल रखा गया है, ठीक है, वर्टिकली रखा गया, तो 5 इमेज ये बनाएगा, ओके। लेकिन यदि इसको हम ऐसे करके रखते, आधा कुछ और आधा कुछ और, जैसे इसमें है ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3, तो लाइट रे आया, थोड़ा सा इसके वजह से डेविएशन आएगा, फिर इसके वजह से थोड़ा सा और मान लो डेविएशन आया, और इमेज कहाँ बना गया, यहाँ बनाएगा। तो इस दोनों को एक तरह ट्रीट करना है, सिंगल की तरह। तो एक इसके कारण बनेगा और एक नीचे वाले कारण बनेगा। सामने सामने कितने हैं, एक जैसे 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, तो इसमें फ्रंट पे कितने हैं, 2 ही है ना, 2 प्रतिबिंब बनाएगा। तो कह सकते हैं यदि इस तरीके से रहता कि 4 5 रहते तो कितने बनते, एक इसके कारण और एक अपना इस वाले के कारण। तो यहां नहीं, मतलब कहीं और बनाता, यहां पे मान लो, ओके। तो एकदम एक लाइन से चौका हुआ है, रखल है, तकनीक कितने बनाएगा, 5। और यदि आगे पीछे करके रखा हुआ है तो जितने सामने से रहेंगे उतने ही बनने वाले हैं। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट बात करते हैं 77 की, क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज। देखो ये वाला फिगर जो है कब, 2013 के अंदर, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ दिया गया था, ठीक है। तो 2013 का यदि क्वेश्चन बैंक पलटोगे आपके क्या बोलते हैं, जो अभी आता है वेरिएंट वगैरह का, उसमें चैप्टर वाइज है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा मोटा वाला ग्रंथ के अंदर। तो क्या रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज, एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ कौन है, I2 है, ओके। क्या रहा है, सबसे पहले वो लेस देन होगा किससे, R2 से, R2 से लेस देन, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो स्वाभाविक बात है एंगल बढ़ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत, R1 के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, बातें खत्म। अब I2 और I2 में कौन सा रिलेशन, कुछ नहीं, तो सिंपल सा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, 77 का ए। दूसरा आते हैं एंगल अल्फा इज, ये जो एंगल है इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल ए होता है, ठीक है, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए। और यदि हम यहां की बात करें तो ये R1 प्लस R2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अल्फा इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते हैं, 180 माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर क्या है, ए है, तो सिंपल सा 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए। अब ये आप प्रिज्म के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, तो 180 माइनस ए क्यों हुआ,
क्योंकि आपको पता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, व्हेन ए रे पास सिमेट्रिकली थ्रू ए प्रिज्म इट सफर्स मिनिमम डेविएशन। यदि मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तो मिनिमम डेविएशन में याद होगा कुछ कुछ कहानियां, I इक्वल्स टू क्या होता है, E, ठीक है, और R1 इक्वल्स टू क्या होता है, R2। अब ये R1 प्लस R2 बराबर A कहां से आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको सर पढ़ाए होंगे पक्का वाला, नहीं पढ़ाए होंगे तो मिनिमम डेविएशन वाला क्या बोलते हैं टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। तो यहां से हमको क्या पता है, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या होता है मान लो इसको R माने, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू होता है A, और ये दोनों क्या होता है मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 के बराबर होता है, तो मतलब इसको लिख सकते थे 2R इज इक्वल्स टू A। तो R की वैल्यू पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाता, तो R बराबर हमारा हो जाता है A/2। तो आंसर क्या हो जाता, A/2। तो 79 का आंसर क्या हो जाता, C। तो ये थोड़ा सा फिगर दे के रखा था, उसके हिसाब से आपको बनाना था, तो थोड़ा सा उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, इन वैक्यूम इंटर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू कितना दिया 1.5, द वेवलेंथ ऑफ इट इन दिस मीडियम। तो इस मीडियम के अंदर आपको वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो 2 बराबर क्या होगा, इस 6000 किसमें दिया है, वैक्यूम के लिए दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, और पता है पहला वैक्यूम के लिए है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1, तो दोनों की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1, और वेवलेंथ 1 कितना दिया 6000 डिवाइडेड बाई μ2 क्या बोलते हैं, μ2 क्यों लिखे हैं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, λ2, तो λ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको और लिखना चाहो तो क्या लिखते, तो 3 4 एक लड्डू ऊपर ले लिया, नीचे से पॉइंट हटा लिए, तो 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया गया था आपको रिफ्रैक्शन जब पढ़ाया जाता है उस टाइम में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 80 का क्या हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट कह रहे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर मिरर कैसा इमेज बनता है, तो देखिए कॉनकेव मिरर के अंदर आपको जो इमेज बनता है अवतल दर्पण के अंदर कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है, और इरेक्ट भी बनता है। तो कह सकते हैं रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, मैग्निफाइड भी बनता है। देखेंगे यहाँ पे क्या है, आवर्धित है ना, अत्यधिक आवर्धित, तो मैग्निफाइड भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है, उल्टा बनता है ना, किधर गया भैया, उल्टा वाला उल्टा बनता है, मैक्सिमम केस में तो उल्टा ही बनता है, तो इसलिए कह रहे हैं टेबल को ध्यान में रखिए। तो इस केस में यदि हम बात करते तो क्या हो जाता, चारों का चारों सही, मतलब ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही, चारों के चारों क्या हो जाएंगे सही, तो आंसर क्या हो जाता है इसका ए बी सी डी, सारे के सारे सही है अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 के बाद आते हैं 82 के ऊपर। ए बाइकॉन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल्स टू इतना हैज इक्वल कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस। तो इसके लिए पावर के लिए क्या चाहिए, पहले फोकस निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या पता है म्यू इक्वल्स टू पता है 1.5, ओके, और कौन सा लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस, मतलब R1 की वैल्यू पीछे समझाए थे, R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू निगेटिव, कैसे हुआ तो पीछे हम समझाए हैं। R1 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और R2 लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, ओके। और क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो पावर के लिए हम सबसे पहले फोकस निकालेंगे, फोकस निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो फोकस के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r
R1 माइनस 1/R2। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 माइनस 1/R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 20 माइनस 1/-20, ये हो गया 0.5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो गया 0.5 इंटू, ये हो गया 1/10। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 5/100 और ये हो जाएगा 1/20। तो 1/f इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको 1/20, तो f बराबर क्या मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब पावर चाहिए, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है सेंटीमीटर केस में 100/f, तो 100/20 मतलब 5 डायोप्टर। इजी, तो 5 डायोप्टर, 82 का आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए 83, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का 1 + d/f। तो आपको दे के रखा है, पावर दे के रखा है, पावर कितना दिया है 12 डायोप्टर, तो अपने को फोकस निकालना पड़ेगा। ओके, तो फोकस हम लोग निकालते हैं सेंटीमीटर में, तो f इन सेंटीमीटर, तो क्या लिखते हैं 100 पावर, तो लिखते हैं 100/12, 100/12 डायोप्टर है ना, 12 डायोप्टर 100/12, तो ये अपना किस में आ जाता सेंटीमीटर में। ओके, और अपने को कैपिटल डी की वैल्यू पता होती है 25 सेंटीमीटर, ये याद करने वाला चीज है। अब आगे m की बात करते हैं, तो ये क्या होता है फॉर्मूला 1 + कैपिटल d/f, तो 1 + कैपिटल डी की वैल्यू 25 और f की वैल्यू कितनी है 100/12। इसको सॉल्व करेंगे 1 + 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया कितना 4 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 मतलब 4, मैग्निफिकेशन आ जाएगा इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा 83 का ए। इजी था, तो सिर्फ आपको क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए और यूज करने आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, इससे पहले ही बात की है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो क्या होता है इनफाइनाइट, तो 84 का क्या हो जाएगा सी। 85, when light travel from one medium to another medium, which of the following factor do not change। ठीक है, यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया है 2012 में, यदि आप देखोगे तो which of the following factor is change, तो चेंज की यदि बात करें वेवलेंथ भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है और एम्पलीट्यूड भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया डू नॉट चेंज, जिससे आपको आंसर 1 मिले। तो जो नहीं बदलता वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाने से नहीं बदलता है। तो 85 का क्या हो जाएगा बी। 86, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इतना बार देख चुके हैं डायोप्टर, तो 86 का क्या हो जाएगा बी। 87, अब ये क्वेश्चन भी 3 पार्ट में, मतलब एक ही साथ 3 क्वेश्चन को दिया गया था, इसलिए एक ही साथ रखा गया और फिगर दिया गया था। क्या रहा है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश से लेस है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ये वाला बहादुर। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो आर होगा आई से क्या होगा छोटा होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये ग्लास है ये एयर है, तो जब भी इसकी वैल्यू होगी ये जो आर होगा, आर जो अपना होगा वो लेस होगा किससे आई से, यहां लिखा भी है क्वेश्चन के अंदर आर इज लेस देन आई, तो सवाल कि जब आई जो है अपना वो लेस है आई डैश से, तो आर भी क्या होगा वो भी लेस होगा, तो आर जो अपना होगा अपवर्तन कोण वो भी आई डैश से क्या होगा लेस होगा। जब आई ही लेस है और आई ऑलरेडी आर से, आर क्या है ऑलरेडी आई से छोटा है, तो स्वाभाविक है आर इससे भी तो छोटा ही होगा ना आई डैश से। ओके, तो 87 का क्या हो जाएगा सी। अब 88 की बात करते हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2i द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यदि आपतन कोण
2i जो ग्रेटर है किससे, आई डैश से, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, आपतन कोण यदि आई डैश से बड़ा है, ओके 2i, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण भी क्या होगा इससे, 2i से क्या होता है, r की वैल्यू 2i से छोटी होती है, तो अपवर्तन कोण अपना जो होगा वो भी क्या होगा, i से क्या है 2i छोटा है, तो स्वाभाविक है अपना r भी क्या होगा, छोटा ही होगा, तो 2i से छोटा होगा, तो 2i से छोटा कौन सा, ये वाला। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, कुछ तो पूछ लेता ढंग से, तो सिंपल सा i डैश से 2i छोटा है तो स्वाभाविक है r भी क्या होगा, i से छोटा है तो स्वाभाविक है ये 2i से क्या होगा, छोटा होगा, तो 87 का क्या हो जाएगा C। 88 का फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR टेक्स प्लेस, किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ग्लास और एयर के लिए कितना का होता है, याद ये टेबल याद होगा, तो वो होता है 48 डिग्री का, तो 89 का आंसर अपना हो जाएगा 48 डिग्री। तो ये आपको इससे नहीं बनने वाला है, ये आपको याद रहना चाहिए था। तो 89 हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है, द पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैविंग बाई कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 40 सेंटीमीटर ऑफ ईच सरफेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस n इक्वल्स टू इतना। तो क्या पूछ रहा है, पावर पूछा जा रहा है, ओके आपको पावर पूछ रहा है, तो पावर निकालने के लिए आपको फोकस निकालना पड़ेगा क्या होगा, और r1 की वैल्यू आपको दे के रखा है कितना, कौन सा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है, तो इसमें अपना R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव, तो R1 पॉजिटिव मतलब कितना लिखते 40 और R2 क्या लिखते -40 सेंटीमीटर, ये माइनस प्लस पहले भी क्लियर कर चुके हैं, क्यू प्लस क्यू माइनस, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दिया है, म्यू की वैल्यू आपको, या एन कहो उसको, इसने एन लिखा है, म्यू इक्वल्स टू क्या दिया है 3/2। तो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं फोकस, 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, तो 1.5 माइनस 1/r1, r1 40 और R2 -40, तो ये हो गया 0.5 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/20, तो इसको लिख सकते हैं 5/200 और ये हो गया 40, तो F इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स फास्ट करते हैं। अब पावर इक्वल्स टू क्या होता है सेंटीमीटर में, पावर इक्वल्स टू होता है 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है 40, ये से ये कट गया मतलब 10/4, तो ये हो जाएगा 2.5 10 हो जाएगा 2.5 डायोप्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 का ए 2.5 डायोप्टर। सिंपल सा जो दिया है, ये माइनस प्लस में झंझट में इससे पहले हम समझा चुके हैं, माइनस प्लस क्यों, क्योंकि R1 पॉजिटिव R2 निगेटिव, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं इससे पहले भी। तो 90 हो गया। 91 क्या रहा है, ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ एन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ए कन्वर्जिंग लेंस, ओके, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, an object must be placed at a distance of obtain a real image of twice this size। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 2, ओके, और रियल इमेज ऑफ ट्वाइस दिस साइज ऑफ दैट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अभिसारी लेंस से वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से, मतलब हम लोग को पता है m इक्वल्स टू क्या होता है -v/u, 2 इज इक्वल्स टू -v/u। तो आपको क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, मतलब u की वैल्यू पूछ रहा है, ओके। तो हम यहां से क्या लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -2u, यहां से लिख सकते हैं ना। चलिए और कुछ दिया अपने को, फोकल लेंथ दिया है,
कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो जाएगा 1/-2u माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना 2u, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां से हो जाएगा -3/2u इज इक्वल्स टू 1/f। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/2 इंटू f। थोड़ा सा ये ऊपर उधर चला गया, ये इस साइड आ गया, तो हो जाएगा -3/2 और f की वैल्यू कितनी दी गई है, फोकस 20 सेंटीमीटर। इससे ये कट गया कितना 10, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, -30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा सिर्फ है न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। चलिए तो 91 का क्या हो गया अपना C। 92 व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड ऑब्टेन टू करेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, चलो मायोपिया के लिए हमको क्या चाहिए कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या चाहिए कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा 92 का बी। 93 हाउ फार शुड द रेटिना बी फ्रॉम द कॉर्निया फॉर नॉर्मल विजन। कितने नॉर्मल विजन कितने डिस्टेंस पे होता है 2 सेंटीमीटर पे होता है, ये तो इससे पहले भी कहीं पे था। तो 93 का क्या हो जाएगा बी। 94 कुछ ज्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन है। ओके, कह रहा फोकल लेंथ ऑफ ए पर्सन कॉर्निया इज 1.8 सेंटीमीटर, मतलब एक व्यक्ति के कॉर्निया की फोकस दूरी 1.8 सेंटीमीटर तथा वह दृष्टि दोष से मुक्ति हेतु f इक्वल्स टू -16.5 सेंटीमीटर के संशोधित लेंस को आंख के कॉर्निया से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर उपयोग करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणों की कॉर्निया से प्रतिबिंब की दूरी बताएं। ओके, तो क्वेश्चन 2009 का है, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ पर्सन कॉर्निया इज 1.8 सेंटीमीटर, मतलब एक अपना आंख है, इसके कॉर्निया की बात करें तो ये अपना कॉर्निया, इसका फोकस देके क्या रखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो फोकस क्या हो जाएगा इसका 1.8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है टू गेट रिलीफ फ्रॉम आई डिफेक्ट ही वियर ए करेक्टिंग लेंस विथ फोकस इतना f इक्वल्स टू नेगेटिव। नेगेटिव फोकस किसका होता है, किसका होता है कॉनकेव लेंस का। तो हमने दूसरा लेंस लगाया जिसको इसको करेक्ट करने के लिए, और इसका फोकस कितना दे के रखा है f1, चलो इसको मान लेते हैं, f2 इसको मान लेते हैं, और ये कितना है -16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5, मतलब इससे इसकी डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब दो लेंस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है। ओके, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द कॉर्निया फॉर द लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट बहुत दूर से आ रही है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे बहुत दूर से आए तो u बराबर क्या मान के चलेंगे इनफाइनाइट। चलिए अब दो लेंस है, इस दोनों के कॉम्बाइंड का फॉर्मूला याद होगा, एक बार यूज कर चुके हैं, वो होता है अपना फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 f2। ये वाला फॉर्मूला था ना d डिस्टेंस के लिए। तो यहां से 1/f1 की वैल्यू कितनी है 1.8 प्लस 1/f2, f2 की वैल्यू है -16.5, ओके, माइनस डी की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय f1 1.8 इंटू -16.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये कहानी जो आती है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/11, मतलब 1/f इक्विवेलेंट जो आता है वो आ जाता है 6/11। जब आप सॉल्व करोगे तो f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11/6 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे लेंस की कहानी है, तो इक्विवेलेंट लेंस पता चल गया, अब अपने को क्या चाहिए,
फोकस चाहिए, वो ये पूछ रहा है ना, नहीं फोकस नहीं पूछ रहा है, लाइट को इमेज डिस्टेंस पूछा, मतलब भी पूछ रहा है आपसे। तो फॉर्मूला अपने को पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v अपने को बोल दिया कि बहुत दूर से आ रहा है, तो मतलब u की वैल्यू क्या चाहिए हो जाएगी, इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v 1/इनफाइनाइट 0 मतलब 1/f। तो v इक्वल्स टू क्या f, और f की वैल्यू कितनी है 11/6, और लगभग ये 1.8 के आसपास, मतलब कह सकते हैं 2 के आसपास जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 11/6 कितना हो जाता है 1.83 हो जाता है। ठीक है, मतलब 2 के ही आसपास होगा, 2.5 के पास हो नहीं सकता, 1.5 के पास होगा नहीं, 1 के पास होगा नहीं। तो ये क्या हो गया 1.83, जो आंसर क्या इसका, चारों में से किसी को चूज करते तो किसको चूज करते 2 सेंटीमीटर वाले को। ठीक है, तो ये कितना हो गया 94 का आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इतने क्वेश्चन 94, मतलब उम्मीद करते हैं कि शायद ही कोई क्वेश्चन होगा रे ऑप्टिक्स का जो आपको यहां नहीं लिया गया है, मतलब मोटे वाले ग्रंथ से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। तो यदि मजा आया तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मजा आता है ना। आप सपोर्ट कीजिएगा तभी तो और मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आपको फटाफट फटाफट वीडियो देते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के अंदर। थैंक यू।